आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल मैथमेटिक्स प्रगति कोचिंग में स्वागत है। जैसे एग्ज़ाम का समय आता है या वैकेंसी निकलती है, हम हड़बड़ा जाते हैं और एग्ज़ाम देकर जब आते हैं तो हमको एक बड़ा ही प्यारा सा एहसास होता है, यार अगर मुझे कुछ समय और मिल जाता तो मेरा एग्ज़ाम तो क्लियर ही हो जाता। वो समय अभी है। आप जो समय आपको मिला है उस समय का भरपूर सदुपयोग कीजिए। CGPSC मेंस के जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको भी बिल्कुल ध्यान दें। आपके शिक्षकों ने जो चीज़ें बताई हैं उनको मन लगा कर कीजिए और मैथ्स को भी एटलीस्ट कम से कम आपको 1 घंटा देना है, क्योंकि देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो निरंतर प्रैक्टिस मांगता है। आप जो सब्जेक्ट, मैं कंटिन्यू वीडियो बनाते जा रहा हूँ और कंटिन्यू वीडियो बनाता भी रहूँगा। जो सब्जेक्ट पूरा होता जाता है आप उसका एक नोट्स बनाइए और उससे जुड़े हुए, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करते चलिए। आप सभी को पता है कि 2018 से मेंस के मैथ्स का पेपर का पैटर्न बदल चुका है, स्वरूप बदल चुका है, उसकी डिमांड बदल चुकी है। बहुत ही गहन विश्लेषण के साथ मैं आपको बहुत सारी बारीक सी चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ और जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ आप बिल्कुल निश्चिंत तौर पर वैसा ही पढ़िए। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक मैथ्स अच्छा है, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनका बेसिक मैथ्स भी अच्छा नहीं है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैथ्स हमसे बच जाएगा। तो उन सभी स्टूडेंट से मेरी विनती है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी मत रहिए। मुझे पढ़ाते हुए 21 साल हो गया, लेकिन अगर मैं भी कहीं अगर 2 साल 3 साल अगर पढ़ाना बंद कर दूं तो पूरी तरह से मैथ्स मैं भूल जाऊंगा। मैथ्स जो है प्रैक्टिस मांगता है, आप खूब प्रैक्टिस कीजिए और देखिएगा एक स्थिति ऐसी आएगी कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 50 में 50 देकर जाएगा। जब आप सिलेक्शन की लिस्ट बनती है या सिलेक्शन जब होता है तो आप देखेंगे कि कई लोग 2 नंबर 3 नंबर से चूक जाते हैं। तो ये अभी से आप थोड़ा थोड़ा करते चलिए, लास्ट में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगला जो क्लास होगा हमारा, ये मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कहने का मतलब ये हुआ परिमेय संख्या से हमारा सिलेबस स्टार्ट है तो वहाँ से चालू करूँगा और LCM HCF को छोड़ करके एंड तक जाऊँगा। आप बने रहिए और अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोगों तक, सभी विद्यार्थियों तक इसे अच्छी चीज़ को पहुँचाने की कोशिश करें। थैंक यू। LCM HCF का लास्ट डे है। आज एक नया हम प्रकार पढ़ेंगे। वाइट बोर्ड में जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पैटर्न के क्वेश्चन 2015 में 4 नंबर का एक सवाल और 2017 में 4 नंबर के 2 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, ध्यान दीजिए, कम समय में हम इस पोर्शन से अधिक नंबर पा सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो फर्स्ट डे का जो क्लास था उसी का अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। अगर मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ता हूँ, छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 और 15 से भाग देने पर हर बार शेष 4 बचे। अगर मैं इस शब्द को खा जाऊँ जिसको मैंने सर्कल बना के रखा है तो क्वेश्चन का फॉर्म ये हो जाएगा, कौन सी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जिसे 9 और 15 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए। उसका मीनिंग ये हो जाएगा। यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 9 और 15 से भागित होने वाली संख्या कौन सी है और वो छोटी से छोटी होनी चाहिए। यानी अगर मैं 9 और 15 का पहाड़ा लिखता हूँ तो 9 और 15 के पहाड़े में आने वाली पहली संख्या 45 होगी। यानी 9 और 15 से भाग होने वाली सबसे पहली संख्या 45 होगी। 9 और 15 से भागित होने वाली सबसे पहली संख्या 45 होगी। अगर वो कहता है कि कौन सी संख्या है जिसको 9 और 15 से भागित करने पर भागित हो जाए, तो वैसे तो बहुत सारी संख्या हो जाएंगी। 45 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, असंख्य संख्याएं मिलेंगी जो 9 और 15 दोनों से भागित हो जाएगा। लेकिन उसमें एक शब्द और जोड़ दिया जाए कि छोटे से छोटी संख्या कौन सी है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, 45 होगा। सबसे पहली संख्या सबसे छोटी संख्या कहलाएगी, यानी 45 होगा। और यही चीज़ तो हमारा क्या बनाता है, LCM बनाता है। हम 2 दिन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सवाल में उसने ये नहीं कहा कि छोटी से छोटी संख्या जो 9 और 15 से भागित हो जाए। उसने तो ये कहा कि शेष 4 बचे, यानी एक लाइन और आगे बढ़ गया क्वेश्चन।
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैं निकालूंगा यहाँ पर क्या, एलसीएम 45, छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आती है, और हर बार शेष 4 बचाती है, तो इसमें क्या जोड़ दूंगा मैं, 4, यानी वो आंसर हमारा क्या निकल जाएगा, 49। हम ऐसा नहीं कर, देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं एक चीज और भी तो कर सकता हूं, अगर वह छोटे से छोटे शब्द का प्रयोग ना करे तो संख्या 94 भी हो सकती है। 15 और 9 दोनों से भागित होता है 94 और शेष 4 बचाएगा। वो संख्या 180 भी हो सकती है, 180 9 और 15 से भागित होगा, शेष 4 बचाएगा। यानी एलसीएम प्लस 4 हमने ले लिया, लेकिन छोटे से छोटी संख्या कहने का मतलब ही वो एलसीएम को एक्सप्लेन करता है, यानी 45 धन 4। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को बताया है ताकि आप भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो दोनों क्वेश्चन में। अगर प्रश्न में कहीं वो बोलता है शेष 4 बचे, शेष 5 बचे, तो एलसीएम में आपको 4 या 5 जोड़ देना है, और अगर कुछ नहीं बोलता है तो सिर्फ एलसीएम निकालना है। वही सवाल जो हमने पहले दिन पढ़ा था, लेकिन शब्दों का हेर फेर हो जाने के कारण हो सकता है वहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सके, इसलिए इस क्वेश्चन को डालना जरूरी है। छोटी से छोटी संख्या जो 6, 8, 12 और 16 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी 6, 8, 12 और 16 के पहाड़े में आने वाली जो सबसे पहली संख्या होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। ठीक है, यानी 6, 8 और 12 के पहाड़े में आने वाली संख्या बोलता तो 24 होता, लेकिन प्रश्न में एक शब्द और आ गया 16, इसलिए इन सबके पहाड़े में आने वाली संख्या देखिए पूर्णतः विभाज्य हो, यानी इनके पहाड़े में आने वाली संख्या मतलब उसका एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या जिसे या जिसमें 9 जोड़ने पर इन संख्याओं से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। 2 क्लासों से आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि हमारा कॉन्सेप्ट एक ही है, एलसीएम का वही बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ सुई सी बारीक सी चीज़ें सभी में कुछ अलग हो जाती हैं, और उन्हीं बारीक चीज़ों को आप पकड़ लेते हैं तो मैथ्स आपसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, अगर मैं इसे खा जाऊं, इतने शब्द को अगर मैं बाहर कर दूं तो क्वेश्चन वही बन जाएगा। छोटी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इन संख्याओं से भाग हो जाती है, पूर्णतः भाजित होती है, इनसे विभाज्य है? तो सामान्य सी बात है कि आप क्या निकालेंगे, हमेशा की तरह एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 18, 24, 30 से भाज्य होने वाली सबसे पहली संख्या कौन सी है? छोटी से छोटी कह दिया मतलब एलसीएम। अगर वो ये नहीं कहता तो सवाल गलत है, या यहाँ पर और कोई कॉन्सेप्ट वहां पर लग रहा है ना? तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी संख्या मतलब एलसीएम जो इन संख्याओं से पूरी तरह से भाज्य हो। तो यानी अगर मैं इसका एलसीएम निकाल दूं तो इसका जो एलसीएम आएगा उस सर्कल वाले हिस्से को छोड़कर इस बाकी सारे नियमों का पालन करके वो आंसर बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है इस सवाल में। इसमें ये कहा गया है कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर इससे पूर्णतः विभाज्य हो, यानी उस संख्या में 9 जोड़ने पर अगर वो इनसे पूर्णतः भाज्य हो जाए, वो हमारा आंसर होना चाहिए। यानी मैं क्या करूंगा, 360 में कितना घटा दूंगा, 9, यानी क्या हो जाएगा हमारा आंसर 351। आप इमेजिन कीजिए कि 351 में अगर मैं 9 जोड़ दूं, 2 मिनट के लिए बाकी सारी चीजें भूल जाइए, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं 351 है मेरे पास, उस 351 में अगर मैं 9 जोड़ता हूं तो जो उत्तर आएगा क्या इन सबसे डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। तो वो 360 को नहीं पूछ रहा है, 360 में 9 को पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जिसमें 9 जोड़ने पर वो ऐसा होगा। यानी वो संख्या क्या हो जाएगा, 351। 351 में 9 जोड़ देंगे तो आएगा 360। 360 इन सबसे पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या होगी। तो आंसर क्या 360 बनाएगा? नहीं, आंसर बनाएगा 351, क्योंकि 351 में 9 जोड़ने पर वो संख्या जो होती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग करें तो हर बार शेष 2 बचाए। देखिए जो पिछले सवाल हुए हैं उनसे थोड़ा ये अलग है। अलग किन मायनों में है? अलग 2 मायनों में है। एक तो पहला ही शब्द बोल दिया 3 अंकों वाली, और दूसरा शब्द बोल दिया बड़ी से बड़ी संख्या। 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर हर बार अगर शेष 2 बचाए, अगर ऐसा शब्द आता तो मैं उसका एलसीएम निकालता, उसमें 2 जोड़ देता, हमारा आंसर हो जाता पहले क्वेश्चन के जैसा। लेकिन वैरायटी इसमें थोड़ी सी बढ़ी हुई है, समझने की जरूरत है हमको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है कि हम इसको तोड़ के बनाएंगे। पहले एक पोर्शन को पकड़ते हैं। मैं क्या करता हूं, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेता हूं। इसका एलसीएम आएगा 60।
अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए कि अगर किन्हीं संख्याओं का एलसीएम अगर हमारे पास है, किन्हीं संख्याओं से अगर कोई संख्या डिविजिबल है तो वो संख्या उन संख्याओं के लघुत्तम से भी डिविजिबल होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, कोई संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं से अगर हम किसी संख्या को भाग करते हैं, पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वही संख्या उसके एलसीएम से भी भाग हो जाएगा। जैसे मान लेता हूं मैं, मेरे पास एक संख्या है 12 और एक संख्या है 18, है ना। तो इसका मैं अगर एलसीएम निकालूंगा तो इसका एलसीएम आएगा 36। कोई एक नंबर ले लेते हैं जो इन तीनों के पहाड़ी में आ जाए। एक संख्या मान लिया जाए कि 360 है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 360 जो है वो 12 से डिविजिबल है। मतलब 6 गुना 6 छिक्का 36 दहम 360 और 6 गुना 2, यानी देख सकते हैं 6 से 6 कैंसिल होगा, 2 तिया 6, 30 बचाएगा। अगर 12 से डिवाइड करूं तो मैं 6 गुना 10 और यहाँ 6 गुना 3, 6 इंटू 6 और 3 दूना 6, 20 बार जाएगा। यानी 360 इससे डिविजिबल है। तो क्या 360 इसके एलसीएम से डिविजिबल होगा? 6 इंटू 6 इंटू 10। अब एलसीएम 36 का मतलब हुआ 6 गुना 6, 6 गुना 6 का मतलब 6 गुना 2 गुना 3। तो आप देख सकते हैं कि 6 गुना 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि वो 6 गुना 2 से भागित है और 3 से भी डिविजिबल है। मतलब वो 6 से डिविजिबल है, 2 से या 3 से, तो डेफिनेटली 6 इंटू 2 इंटू 3 से डिविजिबल तो होना ही है। भाई 6 सब में कॉमन है तो 6 तो जाएगा ही। इधर एक बार इसमें 2 से डिविजिबल था, इसमें 3 से, यानी जब वो 2 से डिविजिबल है और जब वो 3 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली 6 इंटू 2 इंटू 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप समझिए, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि जो संख्या किन्हीं संख्याओं से डिविजिबल है तो वो उन संख्याओं के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको एक कंडीशन दिया है कि 3 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं से भाग देने पर। तो मैंने क्या किया, चूंकि मैं हर बार उन संख्याओं को नहीं ले सकता, तो मैं एक इसका प्रतिनिधि क्रिएट कर देता हूं, मतलब मीडिएटर क्रिएट कर देता हूं कि मैं इसके हर संख्या, हर बार मुझे 3 4 5 6 से चेक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, उसके एलसीएम निकाल लिया। जो काम एलसीएम करेगा वो वही काम संख्याएं करेंगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी संख्या को 60 से डिवाइड कर दूं तो वो 3 4 5 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब वापस आ जाते हैं अपन, यहाँ पर उसमें कहा गया कि 3 अंकों वाली और बड़ी से बड़ी संख्या। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करने के लिए सबसे पहले 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को ले लेता हूँ। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो होती है 999। मैं इससे डिवाइड करके देखता हूँ कि कितनी बार जाएगा ये, ठीक है। मैंने 60 से डिवाइड कर दिया 999 को, 16 छिक्का 96 यानी 960। यानी कहने का मतलब है कि 999 हम चेक कर रहे थे कौन सा नंबर होगा। 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन वो 60 से तो डिवाइड होगी नहीं, तो कितने तक डिवाइड होगी उसको चेक करने के लिए 16 छिक्का 96 मैंने उसको डिवाइड किया तो यहाँ 960 जा रहा है। यानी एक तरह से मैं कह सकता हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कि जो 960 है वो 960 एक ऐसी संख्या है जो 60 से डिविजिबल है। और कैसी संख्या है, वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 60 से डिविजिबल है, लेकिन लास्ट में एक बार और बोल दिया गया कि शेष कितना प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो। तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, 2 जोड़ दूंगा। यानी 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या 962 होगी, जिसको 60 से डिवाइड करने पर हर बार 2 शेष बचे। इसका एक मतलब और भी हो रहा है कि जो संख्या 60 से डिवाइड होगी वो उसके एलसीएम से डिवाइड होगी। तो उसका एलसीएम कौन कौन सा है, 3 4 और 5 6, 3 4 5 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या 60 से डिविजिबल है वो इनके एलसीएम से, मतलब 3 4 5 और 6 से भी क्या है, डिविजिबल है। मतलब 962 एक ऐसी संख्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसको हम 3 4 5 6 से भागित करें तो हर बार शेष कितना बचाएगा, 2 बचाएगा। हमने मान लिया कि वो संख्या जो इस
नियम को फुलफिल कर रही है वो 60(1)(2) है। 60(1)(2) होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि वो इन सबसे भाज्य होनी चाहिए, इसलिए 60 × x, और शेष कितना बचा है? 2 बचा है। ऐसा नहीं कि हम उसको 62 ले लिए, 64 ले लिए, कुछ और ले लिए, ऐसी ही संख्या लेनी पड़ेगी जो 60 के गुणज में है। ठीक है, तो वो उस नियम का तो पालन करेगा, लेकिन उसमें अगर हम और दो मतलब साथ ही साथ वो बोल रहा है कि उस संख्या में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो देख सकते हो आप जब 60x + 2 मानते हैं तो वहाँ पर हम x = 1, x = 2 और x = 3 इस तरीके से कुछ मानों को लेकर चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ x = 1 लिया तो 60 + 1 60 × 1(2) करूँगा तो 62 होगा। तो साधारण सी बात है, ये जो नंबर आएंगे, ये वाला नंबर, ये तो हर बार इनसे डिविजिबल ही होगा और साथ में क्या बचाएगा? शेष 2 बचाएगा ही बचाएगा। तो क्या वो इस 1 2 3 से बना हुआ नंबर क्या 7 से डिविजिबल है? उसको चेक करने का तरीका होगा कि हम 62 का गुणनखंड निकाल लेंगे। यानी 62 मतलब हुआ 2 × 31। क्या कहीं पर 2 × 31 में 7 का कोई गुणज प्रयोग में आ रहा है? नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं x = 2 रखता हूँ और हल करता हूँ तो यहाँ आएगा 122। तो क्या 122 में 7 का गुणज है? नहीं है। लेकिन जहाँ मैं 60 × 3(2) रखा, यानी 182 प्राप्त हुआ मुझे, तो उसका 182 का गुणनखंड निकालने पर 2 × 7 × 13 आ रहा है। और ये पूरी संख्या, चाहे आप 182 ले सकते हैं, चाहे इसको एक ही बात है, 182 या 2 × 7 13 जो है वो 7 से पूरी तरह से विभाजित है। यानी कहने का मतलब है कि वो नंबर हमको क्या मिल जाएगा? 182। तो 182 ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जिसको हम इनसे डिवाइड करें तो हर बार शेष 2 बचाएगा, लेकिन 7 से भागित करें तो क्या बचाएगा? पूरी तरह से भाज्य हो जाएगा। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, कई बार सवाल में वो शेष शून्य बचाए, ऐसा शेष शून्य बचाए, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो दोनों का एक ही अर्थ होगा। इस सवाल का नेचर कठिन है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 43, 91 और 183 को भागित करने पर हर बार समान शेष बचाए। ये सवाल पीएससी मेंस 2017 में 4 नंबर के क्वेश्चन में आ चुका है। और अगर इस क्वेश्चन को हमको समझना है तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब तक आप इस एग्जाम्पल को नहीं समझेंगे तो सवाल को बनाना आपको कठिन होगा। मैंने यहाँ एक्स्ट्रा 3 संख्या ले ली हैं, 25, 73 और 97। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर मैं प्रत्येक में 1 घटा दूं तो जो संख्याएं बनेंगी या बचेंगी वो 2 से भागित होंगी। या मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूं तो हर बार शेष 1 बचेगा। मैं 3 से भाग कर दूं तीनों को तो शेष 1 बचेगा। 4 से भाग करूं, 6 से भाग करूं, 12 से भाग करूं, 24 से भाग करूं तो हर बार शेष 1 बचाएगा। 24 से कम 24, 24 × 72, 24 × 96 देख सकते हैं। तो सीधे सीधे आंसर हमको पता चल जा रहा है कि वो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या 24 है इस एग्जाम्पल के लिए, जो शेष 1 बचाती है। ठीक है, उसमें आपको सीधे दिख रहा है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते, आपको तो वहां रिटर्न में लिखना है, आपको बनाना है, बना के दिखाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो हुआ कैसे, आप ऐसा समझ सकते हैं। सोचिए, जो शेष राशि है 25, मतलब ये हुआ जो तीनों में कॉमन है, सब में समान शेष बचे। जो भी समान शेष बचेगा तो सब में रहेगा ना। मतलब क्या होगा? 24 + 1, 72 + 1 और 96 + 1। ठीक है, तो अगर मैं इनको आपस में माइनस कर देता हूं तो क्या होगा? 72 + 1 -24 + 1, इसी तरीके से 96 + 1 -72 + 1, और उसके बाद एक बच गया हमारा 96 + 1 -24 + 1। आप देख सकते हैं यहां से 1 से 1 कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा। यानी जो नंबर हमारे पास बचेगा 72 - 24, 96 - 72 और 96 - 24। तो आप देख सकते हैं वो जो बड़ी से बड़ी संख्या है, एक घटने के बाद यहाँ ध्यान दीजिए आप इस चीज को, ये 24 है तो जरूर उस संख्या का गुणज होगा ही होगा। यानी 24 गुणित कितना होगा? यहाँ 3 और यहाँ 24। 96 इसका मतलब क्या हुआ? 24 गुणित 4 और यहाँ 24 गुणा
3, यहाँ पर 24 गुना 4 और माइनस क्या हो जाएगा 24 गुना 1। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, यानी उन सब संख्याओं को आपस में घटा दूं तो चूंकि समान शेष सब में बच रहा है, वो सारा समान शेष वाला हिस्सा सबसे कट जाएगा और कटने के बाद देख सकते हो बाकी जो संख्या बचेगा वो गुणज वाली संख्या होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा जो था वो तो बाहर हो चुका, बच गया सिर्फ वो गुणज वाला नंबर है, मतलब 72 माइनस 24, 96 माइनस 72 और 96 माइनस 24। और जो बड़ा सा बड़ा नंबर होगा सब में कॉमन होगा। देखिए आप 24 गुना 3, 96 24 गुना 4, 24 गुना 3, 96 24 गुना 4 और 24 गुना 1। यहाँ से आप 3 इंटू 24 और 1 इंटू 24 है, तो जब घट जाएगा तो बचेगा 2 इंटू 24। अब यहाँ से 4 इंटू 24 और 3 इंटू 24 यहाँ घटेगा 1 गुना 24 और यहाँ से 4 में से 1 जाएगा तो 3 गुना 24। तो देख सकते हो आपकी सब में कॉमन कौन है, सब में कॉमन है 24, यानी बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा 24। तो सीधा सीधा हम ले सकते हैं आंसर के रूप में क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। इस सवाल को अगर हम बनाएंगे तो बनाने की प्रक्रिया लगभग वही होगी जो मैंने आपको बताया था। 91 में अगर मैं 43 घटाता हूँ, 183 में 91 घटाता हूँ और 183 में 43 घटाता हूँ, यानी सभी संख्याओं को आपस में अगर हम माइनस कर देते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या से भागित होने के बाद जो एक्स्ट्रा शेष बचने वाली संख्या होगी वो आपस में बाहर हो जाएगी, कट जाएगी। और बाहर होने के बाद जो संख्याएं हमारे पास बचेंगी उन संख्याओं को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे और गुणनखंड के रूप में तोड़ने के बाद जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, देखिए यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में कहा गया है, अगर वो ऐसा ना कहे तो फिर 3 आंसर निकल जाएंगे, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा। 1 को तो हम ले नहीं सकते, 2 और 4 2 नंबर तो जनरली ऐसे बन जाएंगे कि 2 से भी भागित होगा और शेष कुछ बचाएगा, 4 से भागित होगा और शेष समान शेष बचाएगा, है ना। बात समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो यहाँ पर इसीलिए कहने का मतलब है कि 4 यानी बड़ा सा बड़ा नंबर। अब देखिए जब आप लिखेंगे तो स्टेप मार्किंग में आपको नंबर मिलेगा, आप यहाँ लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं और केवल आंसर को आप 4 दर्शा देंगे और इन चीज़ों को अगर नहीं लिखते हैं तो आपको मुझे लगता है कि मार्क्स में थोड़ी कटौती कर दी जाएगी। चेक करने वाले को समझ में भी आना चाहिए कि आपको गहरा ज्ञान है। अगर आप इस शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन सब में उपस्थित बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात HCF, तो अपने आप चेक करने वाले को समझ में आएगा कि आपको गहरा नॉलेज है और आपके प्रति चेकिंग के समय एक अच्छा भाव उसके मन में जरूर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा सब में जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर बनाएगा और इसका HCF हो जाएगा 4 या आंसर 4 हो जाएगा। अगला सवाल बहुत ही आसान है। 3 संख्याओं में अनुपात दिया है 3:4:5 और उन संख्याओं का LCM दिया है 1800, तो उनका HCF निकालना है अपने को। यहाँ पे 3 संख्या में अनुपात दिया है, कहीं ना कहीं सवाल अनुपात के नियम से जुड़ा हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उन संख्याओं को, पहली संख्या को हम 3x मानेंगे, अगली संख्या को हम 4x मानेंगे और जो तीसरी संख्या है उसको हम 5x मानेंगे। इसको हम 3x 4x 5x क्यों मान रहे हैं? क्या इसे हम 3x 4y 5z या 3 4 5 नहीं मान सकते? ये सारी चीज़ें जब आप अनुपात समानुपात पढ़ेंगे तो वहाँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो अभी आप इसका यूज़ हो रहा है LCM HCF में, तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जहाँ भी 3 संख्या अनुपात अगर देता है और उन संख्याओं को निकालने की बात अगर कही जाती है, ठीक है, क्योंकि इन संख्याओं को निकालने के बाद उसका HCF निकलेगा, तब हम हमेशा वहाँ 3x 4x और 5x लेते हैं। यानी x गुणा है, एक समान संख्या का सब में गुणा है, हम मान लेंगे, बाद में जरूर पढ़ेंगे कि क्यों होता है ये। अब देखिए दूसरा कंडीशन हमको बता दिया है कि उनका LCM 1800 है, तो हमने तो पहले पढ़ा है LCM कैसे निकालते हैं, जो सब में कॉमन हो उसको एक बार लेंगे, जो एक्स्ट्रा संख्याएं बच जाएंगी उनको गुणनखंड के रूप में ले लेंगे। क्योंकि 4 को मैं चाहूँ तो 2 × 2 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 या 2 कहीं और पर गुणनखंड के रूप में नहीं है, तो इसलिए 3 × 4 × 5 इनका क्या बन जाएगा, लघुत्तम बन जाएगा। यानी 3 × 4 × 5 × x इनका लघुत्तम बनेगा। और हमको प्रश्न दे दिया है कि इनका लघुत्तम किसके बराबर है, 1800 के बराबर है। सॉल्व कर दीजिए आप इसको। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 × 3 = 15, 3 5 × 5 × 0 12 × 3 = 36, यानी एक तरह से हम कर सकते हैं 30, तो x का उत्तर निकल जाएगा 30। यानी कहने का मतलब है प्रश्न में सीधा हमको पूछ दिया है HCF, और आप देख सकते हो जो सब में कॉमन है वही तो क्या है HCF है, हमको संख्या निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो सीधा यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा हमारा HCF निकल जाएगा। 4 नंबर के सवाल में इसे PSC मेंस 2015 में पूछा गया है।
अगला सवाल बहुत आसान है और ये 2 नंबर के सवाल में इसके पूछे आने के चांसेस हैं। देखिए लगभग वही सवाल है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है पहले जैसे क्वेश्चन में, और आसानी से हम बना सकते हैं इसको। 2 संख्याओं में रेशियो दिया गया है 2:3, तो पहली संख्या को 2x और अगली संख्या को हमने 3x मान लिया। उनका लघुत्तम 150, तो सामान्य सी बात है कि लघुत्तम हम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में उसको एक बार लेंगे, एक्स्ट्रा जो संख्या बच गई वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा, उसका एलसीएम कितना हो जाएगा 150, कट जाएगा 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 पंचे 30, तो यहाँ से क्या निकल गया x का मान 25, और ये निकल जाएगा पहली संख्या 2 गुणित 25 यानी 25 दूनी 50, और अगली संख्या निकल जाएगी 3 गुणित 25, 25 दिया कितना 75, ये हमारा आंसर हो जाएगा।